पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी का पैटर्न हमारा है प्री मेंस इंटरव्यू। तो अध्याय 2 को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें प्री के क्या क्वेश्चन बनते हैं, मेंस के क्या बन सकते हैं, इंटरव्यू के क्या बन सकते हैं, निबंध क्या रेज हो सकता है। 3 मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका संबंध नागरिकता से होगा। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न। पहले एक आप छोटा सा क्वेश्चन करें। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान रहे आपकी टॉपिक है भारत का राज्यों का संघ होना, आई मीन फेडरेशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के विवाद में अभी निर्धारित भी किया है। तमाम संविधानविद भी यही बात कहते हैं। भारत राज्यों का संघ है, भारत संघ राज्य नहीं है। तो इसी चैप्टर से सारे क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 3 का ही संबंध है। भारत की संसद को यह विशेषाधिकार है कि वह नए राज्य का निर्माण, विलयन, विलोपन, विघटन, अर्जन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन इत्यादि कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन देखें। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में बना। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में बना, जहां भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्यों के गठन से बचने की प्रवृत्ति के लिए कहा गया था। जहां भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्यों के गठन से बचने की प्रवृत्ति से के लिए कहा गया था। समिति 2 सदस्यीय थी, आयोग 2 सदस्यीय था। वे सदस्य थे अल्टरनेट ए BKRB राव और DR गाडगिल, BKRB राव और DR गाडगिल, BN राव और आचार्य JB कृपलानी, C किरीत पारिख और सर्वश्री सुरजीत भल्ला, D पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। तो पहला विकल्प देखें, BKRB राव, DR गाडगिल। वस्तुतः इनका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं है, इनका संबंध राष्ट्रीय आय समिति से है, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर PC महलनवीस और सदस्य थे BKRB राव और DR गाडगिल। बी विकल्प BN राव और आचार्य JB कृपलानी, इनका संबंध संविधान सभा से था। C किरीत पारिख और सर्वश्री सुरजीत भल्ला, इनका संबंध रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए बनी समिति से था। इस प्रकार डी विकल्प बचता है, यही डी विकल्प सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्य थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। अध्यक्ष तो आप जान ही रहे। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें। अनुच्छेद 1 के समर्थन में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है, अनुच्छेद 1 के समर्थन में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया है कि
भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट, जो कि फेडरेशन शब्द को तात्पर्यित करता है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस विवाद में दिया? अल्टरनेटिव रामजवाया बनाम राजस्थान राज्य विवाद। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कार्यपालिका, विधायिका इत्यादि के संदर्भों और संबंधों को बताया था, शक्तियों को बताया था, तो इसका संबंध प्रश्न से नहीं है। बी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज कमेटी, यह हम 2 दिन में 1-2 बार नाम ले चुके हैं। यही है 2010 का केस और यही विशेषज्ञ भी कहते हैं। सी, केशवानंद भारती विवाद का संबंध मूल ढांचे से है, तो इसका भी संबंध नहीं है। मंगल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया विवाद का संबंध वस्तुतः भाग 1 के खंड 4 से है, 4थे अनुच्छेद से, जिसका मतलब आनुषंगी, परिमाणिक, अनुपूरक अनुसूचियों से संबंध है। तो कुल मिला जुला करके बी विकल्प सही है। और बी विकल्प है भारतीय राज्यों को, बी विकल्प है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी, वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो बी विकल्प सही हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 3। राज्यों के विलय व विघटन, सीमांकन, विभाजन आदि के संदर्भ में संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है। क्योंकि संसदीय सर्वोच्चता क्यों अपनाई? क्योंकि विकल्प ए, अन्यथा स्थिति में क्षेत्रवाद पनप सकता है, यानी कि यदि दिल्ली मजबूत नहीं है संसद तो यह चीज़ हो सकती है, यानी कि यह सही है। बी, भारतीय राज्यों को विखंडन की ओर, यह विकल्प भी सही है। सी, भारतीय लोकतंत्र को अभी लंबी दूरी तय करनी है, यह विकल्प भी सही है। वस्तुतः संघवाद की रचना और एकीक प्रवृत्ति इसीलिए बनाया गया कि राज्य मनमाने ढंग से अपना अलग अस्तित्व न खोज सकें। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनना है, विश्व के सामने मानक बनना है, एक इतिहास बनना है, मील का पत्थर बनना है। इस नाते यह बात भी सही है। लास्ट विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका संबंध, इसका मतलब यही विकल्प आपका गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। नंबर 1, यदि राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, यदि राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो संसद सामान्य विधायन प्रक्रिया द्वारा ऐसा कर सकती है। यदि राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो संसद सामान्य विधायन प्रक्रिया द्वारा ऐसा कर सकती है, किंतु राज्य क्षेत्र के मध्य क्षेत्र के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा। किंतु राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी हो। अध्यर्पण, राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण के लिए संशोधन करना जरूरी होगा। अध्यर्पण का अभिप्राय यहाँ पे करार, संविदा वगैरह से। दूसरा पॉइंट, नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में यदि अंततः मूल विधेयक में कुछ संशोधन किया जाता है तो इसकी सूचना राज्य विधानमंडल को देनी पड़ेगी। तो कल हमने बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है।
इस नाते दूसरा पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट सही है। तो अगर विकल्प है कि ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक दो दोनों सही है, डी न एक सही न दो सही है, तो आप ए पे टिक लगाएं। यानी कि पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट गलत है, केवल एक सही है। अब एक आप मैचिंग का क्वेश्चन बनाएं, 5वां क्वेश्चन। सुमेलित करें इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। गठित राज्य सूची 1, गठित राज्य सूची 2, गठन की प्रकृति, ए केरल व मध्य प्रदेश, केरल व मध्य प्रदेश। बी हिमाचल, सी पंजाब, डी सिक्किम। एक पुनर्गठन, दो विलय, 3 विभाजन, 4 अध्यर्पण, 5 अर्जन। तो विलय का मतलब पुनर्गठन, मतलब रिसफलिंग किया जाए इसका उसमें। विलय का मतलब किसी राज्य में मिला दिया जाए या 2 राज्य आपस में मिल जाएं। विभाजन बंटवारा, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बंट गया, बिहार से झारखंड, एमपी से छत्तीसगढ़, इसे विभाजन कहेंगे। अध्यर्पण जो करार द्वारा अर्जित किया जाए, अर्जन जो प्राप्त किया जाए सहमति से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि केरल और मध्य प्रदेश तो पुनर्गठन से बने, यानी कि A is to 1, ए विकल्प। केरल और मध्य प्रदेश के गठन की प्रकृति कैसी रही? पुनर्गठन। जो आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इत्यादि से गठजोड़ करके बनाया गया, या जो मध्य प्रांत के संयोजन से बनाया गया। नागपुर चला गया आपका मराठवाड़ा की ओर। हिमाचल यह विलय से बनाया गया, बिलासपुर वगैरह स्टेट आपस में मिला करके। तो आपका बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का ही नगर है, जिला है। तो हिमाचल आपका विलय से हुआ। इसके बाद सी विकल्प पंजाब। विभाजन। फिर आपका डी सिक्किम। सिक्किम आपका अर्जन से हुआ। यह सिक्किम आपका अर्जन, D5। तो सिक्किम जो है
36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत गणराज्य में समाविष्ट किया गया, प्राप्त किया गया। तो इस तरीके से केरल और मध्य प्रदेश पुनर्गठन से, हिमाचल विलय से, पंजाब विभाजन से और सिक्किम आपका अर्जन से। अध्यर्पण शब्द का संबंध वस्तुतः करार से है। तो जहाँ कुछ पोर्शन अध्यर्पण की प्रक्रिया में करार द्वारा पाकिस्तान को अध्यर्पित कर दिया गया, दे दिया गया, तो यह गठन की प्रकृति है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन हुए। एक क्वेश्चन और आप देख लें, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कंसेप्चुअल है, ये आपका गलत हो सकता है। भारत का संविधान भारत की यथार्थ विविधता और संभावित विखंडन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कथन का निहितार्थ है, कई बार बोले हैं, भारत का संविधान भारत की यथार्थ विविधता और संभावित विखंडन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कथन का निहितार्थ है, यानी कि विविधता है तो विखंडन भी हो सकता है। यह न होने पाए, इसी संकेत के निहितार्थ अल्टरनेटिव व्यवस्था यह हो कि संघीय ढांचा बना रहे। इसी कारण संविधान की प्रकृति एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। बहुत ज़्यादा डिटेल कर चुके हैं, करेंगे नहीं, यह पॉइंट सही है। बी विकल्प, विविधता में विभाजन के बीच स्वतः होते हैं, अतः संघीय ढांचे एवं एकिक प्रवृत्ति में संतुलन साधने का विचार ही हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण है। ये पॉइंट भी सही है। सी, संविधान की प्रकृति एकात्मक है जहां विखंडन को जगह ही नहीं है। यह बात गलत है। हमारे संविधान की प्रकृति मूलतः एकात्मक नहीं है। तो आप सी को इसमें न रखें। प्रश्न को था सुधार दें। कथन का यह निहितार्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा, कथन का निहितार्थ नहीं है, तो निहितार्थ सी नहीं है। डी, एकात्मक एवं संघीय ढांचे की समन्वित अभिव्यक्ति के लिए ऐसा लिखा गया है। तो पॉइंट भी सही है, तो ले दे करके सी पॉइंट आपका गलत हुआ। देखें, ऐसे तमाम ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। यही तो आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप ढेर सारे प्रश्न खुद से रेज करें, बनाएं, इन्वॉल्व करें। हम आपको बूस्टअप करते हैं, हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, अंततः सिलेक्शन आपका होना। तो दैट्स वाई आप इन्वॉल्व हों, खूब क्वेश्चन बनाएं, गलत सही अच्छा बुरा ये मुद्दा नहीं होता। मुद्दा होता कि प्रश्न बनाया गया कि नहीं बनाया गया। अब आए मेंस पर। आज मेंस का क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखाएंगे, हालांकि पूरा ही है। एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। प्रश्न लिखें मुख्य परीक्षा का। प्रश्न लिखें, और अधिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, और अधिक स्वायत्तता और अधिक विघटन की प्रवृत्ति का कारण बनेंगे। नए राज्यों की मांग के संदर्भ में इस कथन की
परीक्षा करें। और अधिक स्वायत्तता और अधिक विखंडन की प्रवृत्ति का कारण बनेंगे। और अधिक स्वायत्तता, और जितनी स्वायत्तता दोगे उतना विखंडन की प्रवृत्ति का कारण बनेंगे। नए राज्यों की मांग के संदर्भ में इस कथन की परीक्षा करें। देखें, आदर्श स्थिति होती है कि पैराग्राफ बदलते हुए या एक पैराग्राफ में प्रश्न का उत्तर संतुलित और संयमित भाषा में प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप दिए गए उत्तर के क्रम में सटीक अभिव्यक्ति के साथ तर्कसंगत बातें कहते हुए आप अपने उत्तर समाप्त करें। किंतु होता क्या है कि जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कितनी भी तैयारी करो 3-4 तो आपको आएंगे ही नहीं। एक बात और, वो 20 प्रश्न कैसा भी लड़का हो लिख ही नहीं पाएगा। फिर भी कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़का लिख पाता है, एक आध तो एक्सेप्शनल होगा। जब कोई इसका मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है, पता 250 में अगर लड़का 120 भी पा गया तो अपने आप को विजयी मान रहा है। अब 120 तो आप सोचिए 50% भी नहीं हुआ, इसी पर टॉप भी कर जा रहा है। 120 गुणे 4 कर दें इधर तो आपका ये हो गया 480 नंबर। निबंध है 120 भी पा करके आप अपने आप को राजा मान रहे हैं, तो ये हो गया 600 नंबर। 2 ऑप्शनल है, उसमें भी 500 में अगर हम 285 नंबर भी मान लें तो आपका 885। अब आपकी काल ही नहीं लगनी है, आपका सिलेक्शन भी होना है। और 275 के इंटरव्यू में अगर आप 160 भी पा गए, 5 8 6 14 8 1 9, आप IPS तो हुए ही हैं, IAS भी हो सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आप कुछ भी करो तो 20 क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, 2-4 आएगा ही नहीं। आपकी जब अच्छी तैयारी होगी तो 10-11 अच्छे से आ रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा और डाउन आ रहे होंगे। तो उचित ये है कि कुछ बातें कहने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 7-8 पैराग्राफ का सहारा लें। कुछ क्वेश्चन आप फ्लो चार्ट में भी बता सकते हैं, एक आध पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। और जिनके आंसर एकदम से नहीं आ रहे हों उनके बारे में भी कुछ न कुछ लिखें, जो सकारात्मक संदर्भ आपको पता हो, ध्यान रहे, भटकाने वाली बात न लिखें, तो 1-2 नंबर वहाँ भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर करें। तो पैराग्राफ में लिखना आदर्श उत्तर है, लेकिन कभी कभी पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, टाइम उतना नहीं होता। तो प्रश्न का मूल क्या है? और अधिक स्वायत्तता, यानी कि राज्यों को अगर ऑटोनॉमी देंगे तो इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी कि राज्य और अधिक विघटन की ओर बढ़ेंगे, तो नए राज्यों की मांग और बढ़ती जाएगी और समस्या का कोई समाधान नहीं हो। इसी क्रम में आप देखें कि विघटन का कारण क्या है, इसका समाजशास्त्री संदर्भ क्या है और इसका मनोवैज्ञानिक संदर्भ क्या है। आंसर लिखें। स्वायत्तता कहीं न कहीं मनमानेपन की ओर बढ़ा कदम है। स्वायत्तता कहीं न कहीं मनमानेपन की ओर बढ़ा कदम है। या अग्रसरित भाव है, आबलिक मनमानेपन की ओर बढ़ा कदम है, आबलिक अग्रसरित भाव हैं। और मनमानापन विखंडन व विघटन का हेतु, और मनमानापन विखंडन व विघटन का हेतु। इसी क्रम में इस उत्तर को हमें लिखना है।
पहले आप देखें विघटन का कारण। पहला पॉइंट विघटन का कारण, फर्स्ट पॉइंट, स्वायत्तता से अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। स्वायत्तता से अलगाववाद की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। नंबर 2, स्वायत्तता राज्यों के निर्णय, स्वायत्तता राज्यों के निर्णय यानी अथवा आब्लिक कुछ भी कहें, केंद्र व राज्य की ऊर्ध्व व क्षैतिज, राज्यों से राज्य, केंद्र से राज्य, ऊर्ध्व व क्षैतिज संबंधों को बिगाड़ सकती है, प्रभावित कर सकती है। 3, स्वायत्तता से आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्रीकरण होगा। स्वायत्तता से आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का केंद्रीकरण होगा जो विघटन का कारण बनेगा। चौथा पॉइंट, स्वायत्तता पारस्परिक सहभागिता से परे, स्वायत्तता पारस्परिक सहभागिता से परे स्वार्थपरक भावों को जन्म देगी। स्वायत्तता पारस्परिक सहभागिता से परे स्वार्थपरक भावों को जन्म देगी जो विघटन की ओर स्वतः बढ़ जाएगी। अब इसका समाजशास्त्री पक्ष देखें। समाजशास्त्री पक्ष, नंबर 1, अपने ही राज्य के कुछ क्षेत्रों से अल्प विकास दर, अपने ही राज्य के कुछ क्षेत्रों से अल्प विकास दर। दूसरा पॉइंट, भौगोलिक भाषाई व सांस्कृतिक पहलू, भौगोलिक भाषाई व सांस्कृतिक पहलू। नंबर 3, संसाधनीय प्रचुरता के बावजूद उपेक्षा के भाव, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ के साथ। संसाधनीय प्रचुरता के बावजूद उपेक्षा के भाव। फोर्थ पॉइंट, निर्धनता व शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट, बेरोजगारी। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीयता, क्षेत्रीयता। लास्ट पॉइंट, सिरफिरे राजनेता, सिरफिरे राजनेता। अब इसका मनोवैज्ञानिक संदर्भ क्या हो सकता है? नंबर 1, स्वतंत्रता व बंधन विमुक्तता। ये मानवीय स्वभाव, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम अपने मन का कहना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं रहना चाहते। स्वतंत्रता व बंधन विमुक्तता। नेक्स्ट पॉइंट, मनोवांछित दशाएं, विकास के लिए अनुकूल अवसर। नेता चाहते हैं, जन सोचता है कि अगर मनोवांछित दशाएं रहेंगी तो विकास की अनुकूल स्थिति पैदा होगी। तो दूसरा पॉइंट है, मनोवांछित दशाएं विकास के लिए अनुकूलता लाएंगी। लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, भूमंडलीकरण, पूंजीवाद, निजीकरण, उपभोक्तावाद और बाजारवाद भी इसे बढ़ावा देते हैं कि हम अपना बेहतर स्वयं कर सकते हैं। अब आप इसे अपने तरीके से लिखें भाषा में, और कतिपय और किंचित परिस्थितियों में ऐसे भी काम चल सकता है। अब आप इसी पर एक निबंध जनरेट कर लें।
नए राज्यों की मांग की औचित्यपरकता। मान लो आपका यह टॉपिक है, ऐसे आप टॉपिक जनरेट करें और फिर उनके पर निबंध लिखें, मेंस का आंसर करें। देखें, निबंध आपको पढ़ाया नहीं गया है, निबंध एक जटिल मुद्दा है, और जो आप इस भी समझ लें कि 250 नंबर का है, ऐसे भी लड़के हैं 225 नंबर पा जाएंगे, ऐसे भी लड़के 180 पा जाएंगे, और सामान्य औसत 120-115 का है। यहाँ पे 75 नंबर की आप लीड ले सकते हैं, 80 नंबर की लीड ले सकते हैं। कैसे लेंगे, यह मुद्दा है। तो देखें विवेक जी, देखें रोहित जी, जुल्फिकार जी, कुछ चीज़ें आप स्पष्ट हो लें कि यह संभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी कम नहीं। इस नाते संदर्भों का विभिन्न तरीके से आपको खूब अध्ययन करना पड़ेगा। निबंध का संदर्भ किसी दिन हम डिस्कस कर देंगे। कहते हैं निबंध व्यक्तित्व का पूर्ण प्रकटीकरण, एक कलात्मक अप्रोच है, गद्य लेखन की उच्चतम कसौटी है। यानी कि भाषा भाव इसी में अल्टीमेट रूप में सामने आते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। पहले तो आप रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि पढ़ लें, पेपर के एडिटोरियल्स वगैरह देखते रहें। निबंध हमने कुछ चर्चा वीडियोज में की हैं, वहाँ से आज ज़रूर देख लें। वीडियो का क्रम हमें याद नहीं आ रहा है, 16वां या 17वां होगा हाउ टू प्रिपेयर का, उसे देख लें। यहाँ कहा गया है कि निबध्यते अनेनस्मिन् वा, जिसमें विचार बांधे जाएं, और निश्चितार्थेन विषयम, निश्चित अर्थ के विषय में कही गई बात। तो निश्चित अर्थ क्या है? नए राज्यों की मांग की हो, नए राज्य बने, कौन रोक रहा है? बट ये रीजनेबल कितने हैं, इनकी औचित्यपरकता कितनी है, यह विषय है, यह पक्ष है। तो इसी के इर्द गिर्द आपको भूमिका बनानी है, और इसी के इर्द गिर्द आपको विश्लेषण करना है, फिर उपसंहार लिखना है। वीडियो देख लीजिए, काफ़ी डिटेल वहाँ से हो जाएंगे। हमने बताया होगा। और मैं तुम्हें एक महाभारत की कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा था। कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है, तो कर्ण रथ का पहिया निकालने लगता है। तो योगेश्वर अर्जुन से कहते हैं, प्रहार करो अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कि ये तो नीति के विरुद्ध है। तो योगेश्वर कहते हैं, कितनी नीति जानते हो तुम? धर्म की रक्षा का संदर्भ है, धर्म की रक्षा का प्रश्न है। इसमें नीति और अनीति के चक्कर में पड़े हुए बिना कर्ण का वध करो, प्रकारांतर से उसका सम्मान करो। वो अतुलित योद्धा है, अतुलित बलशाली है, बलशाली है। वो तुम्हारे बाण बेधने से मरेगा नहीं। जितने युद्ध कौशल तुमको आ रहे हों, सब केंद्र पर लाओ, और इसी स्थिति को प्राप्त कर्ण पर प्रहार करो।
सारे युद्ध कौशल केंद्र पर लाओ, साथ साथ मुझे स्मरण भी करते रहो, तब कर्ण मरेगा। कर्ण को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसी ही हालत निबंधों की होती है। बचपन से जो घर का बंटवारा, यही तो हुआ नए राज्यों का गठन। बड़ी चाची छोटी चाची के झगड़े, सास और बहू के झगड़े, भाइयों में दुराव, अपनापन, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? विभाजन शुभ नहीं होता, बंटवारा अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी किंचित परिस्थिति में शुभ भी हो सकती है। तो इसी के दृष्टिगत आपको यहाँ पे औचित्यपरकता खोजनी है। बचपन से भी जो सीखें, जो मौलवी साहब ने बताया, जो पंडित जी ने पढ़ाया, जो प्राथमिक शिक्षक ने पढ़ाया, जो चलते चलते आपने देखा, जो बीए के टीचर्स ने बताया, जो एमए के प्रोफेसर्स ने बताया, सबको पिवट पर लाइए, मनन चिंतन करें, एक पेज लिखें, तब यह बात बनेगी। तो हम इस संदर्भ में निबंध तो लिखाने जा नहीं रहे हैं, लेकिन हम निबंध की भूमिका और उपसंहार लिखा दे रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से प्रयास करिएगा, रास्ते में चीज़ें सुधरती जाएंगी। अभी बहुत दूर चलना है। भारतीय लोकतंत्र को यानी कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन कराने के लिए यहाँ के संदर्भ में अभी लंबी दूरी तय करनी है। आए लिखें। कहते हैं कि इसकी भूमिका लिखें। इंट्रो, प्रस्तावना, ये सब वहाँ काफी में केवल सीधे पैरा लिखना, भूमिका वगैरह नहीं लिखना है। ये आपकी समझदारी के लिए कह रहे हैं। भूमिका, कहते हैं कि मांग एक नकारात्मक अवधारणा है। कहते हैं कि मांग एक नकारात्मक अवधारणा है। डैश करें, फिर औचित्यपरकता का प्रश्न ही कहाँ है? फिर औचित्यपरकता का प्रश्न ही कहाँ है? क्वेश्चन मार्क, डॉटेड पॉइंट लगाएं। नए राज्यों की मांग को भी कमोवेश इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है। कम या ज़्यादा एकदम से गलत नहीं, कमोवेश इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। डैश करके, खासकर तब तो और, डैश करके, खास कर तब तो और जब मांग विविधीकृत और बहुत ही स्तरों पर विसंगतिपूर्ण हो। खासकर तब तो और जब मांग विविधीकृत और बहुत ही स्तरों पर विसंगतिपूर्ण हो। आगे, भारत के विभाजन के साथ ही देश में मांग और विभाजन की नकारात्मक नींव देश में पड़ गई थी। भारत के विभाजन के साथ ही देश में मांग और विभाजन की नकारात्मक नींव पड़ गई थी। नेहरू गांधी के लाख प्रयासों, फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के बावजूद मांग तो संतुष्ट नहीं हुई। हाँ, नित नए नए राज्यों की मांग बढ़ती जरूर गई। फुल स्टॉप। भाषा और संस्कृति के आधार पर तो राज्य बने ही, नस्ली आधार भी कारक बना। आज भौगोलिक विषमता, संसाधनी उपयोग, उद्यमिता, स्थानीय व राजनीतिक अपेक्षाएं, हताशा से ग्रस्त राजनीति उछाल मार रही है।
आज भौगोलिक विषमता, संसाधनी उपयोग, उद्यमिता, स्थानीय व राजनीतिक अपेक्षाएं, हताशा से ग्रस्त राजनीति उछाल मार रही है। डैश करके हाँ, विकास व विकेंद्रीकरण का तड़का जरूर लगा हुआ है। हाँ, विकास व विकेंद्रीकरण का तड़का जरूर लगा हुआ है। ध्यान रहे, किसी भी प्रसंग की स्याह के साथ साथ श्वेत पक्ष भी होते हैं। ध्यान रहे, किसी भी प्रसंग के स्याह के साथ साथ श्वेत पक्ष भी होते हैं। डैश करके देखना यह है कि सब कुछ विकास के लिए हो रहा है। देखना यह है कि सब कुछ विकास के लिए हो रहा है, या मंतव्य कुछ और भी है इसी संदर्भ में। यानी कि यही पॉजिटिव निगेटिव बातें आगे आपको विश्लेषित करनी। अब आप इसी की उपसंहार लिख लें। लिखें कंक्लूजन। नए राज्यों के गठन से विकास होगा या विनाश? नए राज्यों के गठन से विकास होगा या विनाश, यह कहना तो जल्दबाजी होगी। हाँ, संसाधनों के अभाव एवं विदोहन की समस्या से जूझ रहे। हाँ, संसाधनों के अभाव और विदोहन की समस्या से जूझ रहे भारत की एकता खंडित जरूर हो, यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। यह कहने में संकोच डैश करके यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। अनुभव कहते हैं कि कहाँ हुआ है विकेंद्रीकरण, और यदि हुआ भी है तो कैसा है उसका स्वरूप। अनुभव कहते हैं कि कहाँ हुआ है विकेंद्रीकरण, और हुआ भी है तो कैसा है उसका स्वरूप, कैसा है उसका स्तर। क्वेश्चन मार्क। भविष्य के संकेत कैसे हैं? भविष्य के संकेत कैसे हैं? क्वेश्चन मार्क डॉटेड पॉइंट। भविष्य के संकेत कैसे हैं? क्वेश्चन मार्क डॉटेड पॉइंट। फिर भी यदि विकास, समृद्धि और समानता मुद्दा हो तो नए राज्य बने, इससे कौन इनकार करेगा। फिर भी यदि विकास, समानता व समृद्धि मुद्दा हो तो नए राज्य बने, इसे कौन इनकार सकता। किंतु समानता वास्तविक हो, भ्रम की न हो। किंतु समानता वास्तविक हो, भ्रम की न हो। विकास की शर्त विनाश व विखंडन न हो। विकास की शर्त विनाश व विखंडन न हो। डैश करके राज्य बने, किंतु भारत का संघीय ढांचा और भारत अक्षुण्ण बना रहे। यही समस्त भारतवासियों का अभिप्रेत है। यही समस्त भारतवासियों का अभिप्रेत है कि संघवाद और भारत अक्षुण्ण रहे। तो इस तरीके से निबंध हो गया। अब आप इसी पे चाहे तो इंटरव्यू का भी क्वेश्चन रेज कर लें।
साक्षात्कार से जुड़ी हुई बातें, हाउ टू प्रिपेयर के 16वें 17वें या 15वें बिंदु पर है, आप देख लेंगे। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, किसी वर्ष 28 अप्रैल 2021-22 कुछ भी हो, डेट्स इधर उधर हो सकती हैं। धौलपुर हाउस पहुंचेंगे, आपका इंतज़ार हो रहा होगा, आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको बोर्ड में एंट्री मिलेगी, बोर्ड के चेयरमैन सदस्य को आप अभिवादन करेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मान लो बोर्ड आपसे पहला प्रश्न कहता, हाँ तो बताएं आप, इसमें बड़ा नए राज्यों की मांग वगैरह चल रही है, कहा जाएगा रहा किसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, विकास होगा, संसाधनों का उपयोग होगा। आप क्या सोच रहे हैं? संक्षिप्त उत्तर चाहिए। स्टूडेंट आई मीन आप, हाँ सर, बस हो गया, ज़्यादा नहीं बोलना, आप अधिकारी हैं। कैसे? आगे बोर्ड का प्रश्न होगा, कैसे? आप उत्तर करोगे, सर सत्ता का आभास गांवों को हुआ है। दूसरा पॉइंट, विकास हुआ है, जागरूकता बढ़ी है सर, ज़मीनी हालत में भी बदलाव आया है। आई मीन नए राज्यों के गठन से फर्क पड़ा है। बस हो गया। बोर्ड अगला प्रश्न करेगा, मतलब हम मान लें कि गांव और शहर के बीच की दूरी कम हुई है। बोर्ड आपसे पूछेगा, फिर आप बोलोगे काफ़ी हद तक सर, नो डाउट हुआ है सर ऐसा। विकास एक चरणबद्ध और धीमी प्रक्रिया है जो हमने सीखी। विकास एक चरणबद्ध और धीमी प्रक्रिया है, इसे इसी रूप में देख पाना उचित रहेगा। विगत 20 वर्षों में हालात काफ़ी बदले हैं। सापेक्षिकतया गांव लाभ में रहे। आई थिंक चीज़ें ठीक दिशा में चल रही सर। बोर्ड अगला प्रश्न, लेकिन पिछले 20 वर्ष तो उदारीकरण के रहे हैं, इसमें आप तो विश्वीकरण के बड़े समर्थक लग रहे हैं। उत्तर, विश्वीकरण के प्रभाव को सर नकारा नहीं जा सकता है। विश्वीकरण ने देशों की दिशा और दशा बदली तो है ही, विश्व के संसाधनों का प्रवाह हुआ है। भारत अपनी स्थिति के कारण इसका लाभ तो पा ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन विश्वीकरण से तमाम समस्याओं ने जन्म भी दिया है। बेशक दिया है सर, नो डाउट। जब तेज परिवर्तन आता है तो समस्याएं भी आती हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा सत्ता प्रतिष्ठान, हमारे बौद्धिक जन, हमारे संस्थाओं के प्रधान, उच्च पदस्थ लोग एक संतुलित दृष्टिकोण रख करके इन समस्याओं को साध रहे हैं, आगे साध भी लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। रोहित जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आप भी धन्यवाद करके चले आए, काम आपका ख़त्म। तो इस तरीके से आपको अभी से मेंटेन करना है। आई थिंक आप फ़ायदे में रहेंगे। तो आज यह चैप्टर में ही ख़त्म करते हैं। कल हम तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे जो नागरिकता से जुड़ा हुआ होगा। फिर आगे हम फंडामेंटल राइट बढ़ते रहेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसो है जान। तो कल हम फिर मिलेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे सिटीजनशिप, आई मीन नागरिकता, और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी बातें।
ढेर सारी शुभकामनाएँ। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।